हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ CMA हर्ष सोमपुरा। सो एक और वीडियो के साथ मैं आपको हेल्प करने के लिए आ गया हूँ। इनकम टैक्स जो सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था उसका ये सेकंड वीडियो है। पहले लेक्चर में मैंने आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशन बताई थी। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आपको मैंने बताया था कि एसएससी का मतलब क्या होता है, असेसमेंट क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, पर्सन क्या होता है। ये सारी चीज मैंने बताई थी। अब ये सारी जो डेफिनेशन है ना वो यहाँ पे यूज करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप समझ लो जितना मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हो इतना लिख दो, क्योंकि इसका एक सम गारंटी है। बड़ा सम आएगा आएगा आएगा, स्मॉल में भी आ सकता है, बड़ा तो आएगा ही। ठीक है, एक बिग सम तो आएगा ही इसका। मतलब चार पांच पांच मार्क वाला तो एक आएगा ही। क्यों? क्योंकि इसके अंदर से गारंटी है एक क्वेश्चन निकलेगा ही। ठीक है, आपको जो सीखना है वो यहाँ पे क्या है। सबसे पहले आपको लॉजिकली जो चीजें मुझे बतानी है वो पहले मैं बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है, सपोज एक पर्सन है यहाँ पे। ये भाई आप मान लेते हैं कि सपोज आप ये पर्सन है, ठीक है, ये इंडिया में रहता है। इंडिया में रहता है, ठीक है। अब ये इंडिया में है। इनकम टैक्स जो है, इनकम टैक्स एक्ट 1962 क्या बोलता है कि अगर ये बंदा इंडिया में है तो अगर इसको इंडिया में टैक्स भरना है, मतलब अगर ये इंडिया में है, इसके ऊपर एज पर इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अगर कोई लायबिलिटी इसके ऊपर लगानी हो मुझे, अगर कोई लायबिलिटी इसके ऊपर मुझे लगानी हो एज पर इनकम टैक्स एक्ट, तो वो इंडिविजुअल जो भी है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूँ। इंडिविजुअल मतलब हमारे मेरे आपके जैसे जो इंडिविजुअल जो अर्न कर रहे हैं, वो इंडिविजुअल के पास से अगर आपको टैक्स कलेक्ट करना है अंडर इनकम टैक्स एक्ट, तो उसको रेसिडेंट है कि नहीं वो जस्टिफाई करना पड़ेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ठीक है, पहले वो पर्सन को एज पर इनकम टैक्स एक्ट आपको इनकम टैक्स एक्ट की जो डेफिनेशन है, जो रूल है, वो अप्लाई करके आपको वो पर्सन को पहले जानना पड़ेगा, कैटेगराइज करना पड़ेगा कि वो बंदा जो है वो रेसिडेंट है इंडिया में कि नहीं है। क्योंकि इंडिया में अगर कोई भी इंडिविजुअल के पास से टैक्स कलेक्ट करना हो आपको, तो उसकी तीन कैटेगरी है इंडिविजुअल के लिए। इंडिविजुअल के लिए तीन कैटेगरी है, या तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट माना जाता है, या तो वो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, एंड नॉट रेसिडेंट, नॉट रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। ये इतनी चीज है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो तीन तीन कैटेगरी में उसको बांटा गया है। कोई भी इंडिविजुअल के पास अगर एज पर इनकम टैक्स एक्ट टैक्स कलेक्ट करना है, तो उसको ये तीन कैटेगरी में, पहले तीन कैटेगरी में से कोई भी एक कैटेगरी में उसको पहले बाइफरगेट करना पड़ेगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट, जो इनकम टैक्स में हमें बता दिया। ठीक है, तो ये तीन में से कौन सी एक कैटेगरी में वो फॉल हो रहा है, वो जानने के लिए आपको ये रेसिडेंशियल स्टेटस आपको जानना है। ये चैप्टर उसके लिए है। ये उन्होंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, रेसिडेंशियल स्टेटस। तो रेसिडेंशियल स्टेटस का मतलब क्या, जो इंडिविजुअल है जिसके ऊपर आप टैक्स लगाने वाले हो, जो इंडिविजुअल है जिसके ऊपर आप टैक्स लगाने वाले हो, प्रीवियस ईयर के अंदर, मैंने प्रीवियस ईयर मतलब क्या, प्रीवियस ईयर मतलब ये असेसमेंट ईयर है, तो इससे एग्जैक्टली प्रीसीडिंग ईयर को प्रीवियस ईयर बोलेंगे। तो प्रीवियस ईयर के अंदर वो कितने दिन यहाँ पे रहा है, रेसिडेंट है कि नहीं है। ठीक है, पहले वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है। मैं इंडिविजुअल की बात करूंगा, बहुत ही ईजी है। पहले मैंने तीन चीज बताई कि कैटेगराइज करना है हमें। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिखा है वो मैं पढ़ लेता हूँ। ये एक ही चीज है जो थियोरेटिकल है। टैक्स पेयर्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस के हिसाब से, रेसिडेंशियल स्टेटस मतलब क्या, प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन इंडिया में रहा है, उसके हिसाब से वो तीन कैटेगरी में बाइफरगेट होता है। एक होता है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, उसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में ROR। इसको शॉर्ट फॉर्म में ROR बोला जाता है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ठीक है, दूसरा है रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी RNOR। उसको बोला जाता है RNOR, रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। एंड तीसरा है नॉट रेसिडेंट, NR, उसको बोला जाता है नॉट रेसिडेंट इंडियन, बोलते हैं ना NRI, उसको बोलते हैं नॉट रेसिडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले ये तीन कैटेगरी है। तो हमें ये तीन कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में वो इंडिविजुअल है, हमारे मेरे और आपके जैसा वो जो इंडिविजुअल है जो अर्न कर रहा है, वो इंडिविजुअल कौन सी कैटेगरी में है, वो कैटेगरी फाइंड आउट करने के लिए इनकम टैक्स के रूल अप्लाई करने पड़े। बहुत ही सिंपल सिंपल रूल है।
सिंपल सिंपल रूल में ये है, सबसे पहले आपको याद रखनी है, सबसे पहले आपको याद रखना है बेसिक कंडीशन। जो भी मैं लिखूं एकदम ध्यान से समझना है। बेसिक कंडीशन, सबसे पहले आपको क्या अप्लाई करना है? बेसिक कंडीशन अप्लाई करना। कोई भी इंडिविजुअल बेसिक कंडीशन अप्लाई करनी है। बेसिक कंडीशन है क्या? सबसे पहली बेसिक कंडीशन है पर्सन इन इंडिया फॉर 182 days और मोर इन प्रीवियस ईयर। इतनी चीज याद रखनी है, पहली बेसिक कंडीशन है। आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, करंटली प्रीवियस ईयर हमारे लिए कौन सा है? 2022 एंड 23, और हमारे लिए असेसमेंट ईयर 2023 एंड 24 है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में, तो ये अभी वापस नहीं बताऊंगा। प्रीवियस ईयर 2022-23 है, असेसमेंट ईयर 2023-24 है। क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं बता रहा हूँ पहले, ठीक है? आपको बोला जाएगा कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए, आपको ये स्पेसिफिकली बोला जाएगा कि असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई करो पर्सन का, रेसिडेंशियल स्टेटस आइडेंटिफाई करो, ऐसा बोला जाएगा। तो आपको क्या करना है? असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए बोला है तो एग्जैक्टली उसके प्रीवियस ईयर का रेसिडेंशियल स्टेटस बोला है। प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन था इंडिया में। बेसिक कंडीशन, सबसे पहले आपको ये बेसिक कंडीशन अप्लाई करनी है उस चीज के ऊपर, ठीक है? तो सबसे पहले आपको ये बेसिक कंडीशन अप्लाई करनी है। उसके अंदर क्या आपको पहले देखना है कि बंदा प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर मतलब क्या? प्रीवियस ईयर 1/4/2022 से लेके 31/3/2023 के अंदर, ये 12 महीने के अंदर अंदर, ये 12 महीने के अंदर अंदर क्या वो 182 डेज और मोर इंडिया में था? क्या बोल रहा हूँ? 182 डेज और मोर इंडिया में था कि नहीं था, वो देखना है। पहली कंडीशन, अगर वो बंदा 182 डेज और मोर इंडिया में था, बहुत अच्छी बात है। बेसिक कंडीशन दो है, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई हुई, मैं क्या बोल रहा हूं? दोनों में से कोई भी एक कंडीशन, मैंने पहली वाली कंडीशन बताई, उसका क्या करना है? पर्सन इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर में 182 दिन, मतलब 182 डेज और मोर होना चाहिए वो इंडिया में, ठीक है? दूसरी कंडीशन है 60 डेज और मोर in previous year and 365 days in preceding previous year। PPY मतलब क्या? preceding previous year। ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई ना, ये बेसिक कंडीशन है, ये बेसिक कंडीशन है। सबसे पहले आपको रेसिडेंशियल स्टेटस पूछे जिस भी ईयर के लिए, तो उसके प्रीवियस ईयर में जाना है, उसके प्रीवियस ईयर में वो कितने दिन तक इंडिया में था वो देखना है। ये दोनों में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन, मैंने बीच में और लिखा है, सबसे पहले आपको ये दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। अगर ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम मानेंगे कि वो बंदा रेसिडेंट है। क्या बोल रहा हूँ? रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी की बात नहीं कर रहा हूँ, रेसिडेंट। कैसे चेक करनी है? सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि प्रीवियस ईयर में 1/4/2022 से लेके 31/3/2023, मतलब ये 12 महीने के अंदर वो कितने दिन तक, 365 डेज जो टोटल होता है उसके अंदर वो कितने दिन तक इंडिया में था। अगर वो बंदा 182 डेज, एग्जैक्टली 182 डेज हो या उससे ज्यादा है, तो उसने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई कर दी, तो दूसरी कंडीशन देखने की भी जरूरत नहीं है, वो रेसिडेंट मान लिया जाएगा क्योंकि बीच में और लिखा है। पर अगर उसने 182 डेज तक वो इंडिया में नहीं था, सपोज ऐसा मान लेते हैं, सपोज 1/4/2022 से लेके 31/3/2023 में, ठीक है, 31/3/2023 में वो बंदा, सपोज मान लेते कि 185 डेज तक है, मान लेते कि 185 डेज तक इंडिया में है, तो मतलब फर्स्ट कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर ली, तो उसको मान लेंगे हम रेसिडेंट। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर बंदे ने सेटिस्फाई कर ली ना, तो उसको मान लेंगे हम क्या? रेसिडेंट। लेकिन सपोज ऐसा है कि वो बंदे ने, सपोज ऐसा है कि 1/4/2022 से लेके 31/3/2023 के अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर मैंने, जस्ट सेकेंड, 1/4/2022 से लेके 31/3/2023, ये दोनों के बीच में हमने आइडेंटिफाई किया, हमने दिन गिने कि कितने दिन तक वो इंडिया में था, तो हमने आइडेंटिफाई किया तो वहां पे 120 डेज दिख रहे थे, 120 डेज ही दिख रहे थे। मतलब
पहली वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज या उससे ज्यादा नहीं था, मतलब पहली वाली बेसिक कंडीशन उसने सेटिस्फाई नहीं की, तो हमारे पास एक और ऑप्शन है, दूसरी बेसिक कंडीशन, दोनों में से एक ही होना चाहिए ना, तो दूसरी बेसिक कंडीशन क्या बोलती है कि प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए। हाँ क्या है, हाँ 120 डेज, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 डेज बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 डेज है। फिर बीच में एंड लिखा है, एंड 365 डेज इन प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 60 डेज या उससे ज्यादा होना चाहिए, जो हमारे पास है भाई, हाँ 120 डेज। अब उन्होंने बोला है कि प्रीवियस ईयर से भी पहले वाले 4 साल के अंदर इन टोटल 365 डेज होना चाहिए। इसका मतलब क्या, हमारे लिए, मैं जो लिख रहा हूं वो ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं जो भी ईयर्स लिख रहा हूं, मेरे लिए प्रीवियस ईयर था 1/4/2022 से लेके 31/3/2023, उससे पहले वाला ईयर होगा 31/3/2022, 21, 1/4/2020, 1/4/2019, 1/4/2018। ठीक है, 31/3/2019। अब ये हमारा असेसमेंट ईयर है, सॉरी, ये हमारा प्रीवियस ईयर है, ये हमारा असेसमेंट ईयर है, ये प्रीवियस ईयर और ये हमारा असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर के अंदर हमें बोला गया था अगर 182 डेज और मोर होना, ग्रेटर देन और इक्वल टू 182 डेज होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। अगर ये नहीं सेटिस्फाई हो तो दूसरा क्या देखना है, प्रीवियस ईयर के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 डेज होना चाहिए। हाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 डेज था, ठीक है, प्रीवियस ईयर के अंदर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 डेज, इफ यस, तो उसके साथ साथ हमें ये भी देखना है, एंड लिखा है बीच में, मतलब सेकेंड कंडीशन यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर से भी ऊपर वाले 4 साल पकड़ो, प्रीवियस ईयर से भी ऊपर वाले ये 4 साल को पकड़ो, 4 ईयर्स। पीपीवाई का मतलब क्या होता है, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से पहले वाले 4 साल, बोला है उन्होंने कि प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 4 ईयर्स लिखा है, सॉरी, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर से पहले 4 साल पकड़ो, वो 4 साल के अंदर कितने कितने दिन वो रहा है इंडिया में वो फाइंड आउट करो, उसका टोटल करो। अगर वो टोटल 365 डेज आ रहा है, 365 डेज और मोर आ रहा है, तो सेकेंड कंडीशन, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, अब ये कैसे सेटिस्फाई होगी वो मैं बताता हूँ। अभी मैंने करंटली बता दिया कि 185 डेज अगर है तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। पर अगर 185 डेज वाला कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो सेकंड कंडीशन पे जाना पड़ेगा मुझे। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है, प्रीवियस ईयर के अंदर 60 डेज या मोर है बंदा, वो चेक करो। हाँ अगर है तो उसके साथ साथ दूसरा भी एक कंडीशन है, क्या, कि प्रीवियस ईयर से पहले हमें जाना है, एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर से पहले 4 साल पकड़ो। तो प्रीवियस ईयर से पहले वाले मैंने ये 4 प्रीवियस ईयर पकड़ लिए, उसको बोलते हैं प्रीसीडिंग प्रीवियस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीपीवाई। वो 4 साल के अंदर मुझे क्या करना है, उसके कितने दिन वो इंडिया में था वो मुझे चेक करना। तो सपोज मैं बता दूं, हर साल वो 100 दिन था, हर साल वो 100 दिन इंडिया में रहा, मान लेते हैं हर साल वो 100 दिन इंडिया में रहा, तो हम टोटल करेंगे प्रीसीडिंग 4 ईयर्स का, तो 400 दिन हो गए ना, 400 डेज हो गए। मतलब दूसरे दिन उन्होंने जो कंडीशन बताई थी 365 डेज और मोर, वो भी सेटिस्फाई हो गई, मतलब सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। हमें फर्स्ट बेसिक कंडीशन जो है, बेसिक कंडीशन में से दो ही सेटिस्फाई मुझे करनी, क्या, बेसिक कंडीशन में से दो ही सेटिस्फाई करनी है। पहली कंडीशन क्या थी, पर्सन इन इंडिया फॉर 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर, या तो वो करो, या तो दूसरी कंडीशन जिसमें दो इंक्लूडिंग है, हाँ, 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। 65 डेज से ज्यादा होगा तो चलेगा, पर 365 एटलीस्ट होने चाहिए। ठीक है, इन टोटल 4 साल में। फिर ऐसा नहीं, किसी एक साल में 3 दिन हो, किसी एक साल में 2 दिन हो, किसी एक साल में पूरा 365 हो, 4 साल का टोटल 365 डेज और मोर होना चाहिए। दैट इज वॉट इट इज। दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो मान लिया जाएगा कि वो बंदा रेसिडेंट है। मैं सिर्फ रेसिडेंट बोल रहा हूँ, ऑर्डिनरी एंड नॉट ऑर्डिनरी नहीं बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ सिर्फ रेसिडेंट की बात।
ठीक है, तो अभी तक मैंने सिर्फ बेसिक कंडीशन लगाई है। सबसे पहले आपको बेसिक कंडीशन अप्लाई करनी है बंदे के ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर। वो बेसिक कंडीशन दो ही चीज बताता है, क्या कि प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर क्या इंडिया में है वो बंदा, यस तो रेसिडेंट है, मान लिया जाएगा, बेसिक कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर नहीं है वो इंडिया में, अगर 182 डेज के लिए नहीं है, तो सेकंड कंडीशन पे ऊपर जाओ। सेकंड कंडीशन क्या बोलती है कि 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर एंड 365 डेज इन फोर प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में 60 डेज और मोर वो चेक करो, इफ यस तो उसके बाद प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के 4 साल कंसीडर करो, वो 4 साल में कितने कितने दिन वो इंडिया में था उसका टोटल करो। अगर वो टोटल 365 डेज या उससे ज्यादा मिल जाए तो फिर उसको मान लिया जाएगा कि सेकंड बेसिक कंडीशन उसने सेटिस्फाई कर ली। दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, तो माना जाएगा कि वो रेसिडेंट है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन वो सेटिस्फाई नहीं करता तो सीधा थर्ड कैटेगरी में चला जाएगा। कौन सी कैटेगरी में? थर्ड कैटेगरी, नॉट रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट में चला जाएगा। ठीक है, ये मैंने बेसिक कंडीशन बताई अभी। अब बेसिक कंडीशन पढ़ते हैं उन्होंने थियोरेटिकली क्या लिखा है। बहुत ही ईजी है, जो मैंने बताया वही लिखा होगा। सबसे पहले मैंने क्लासिफिकेशन बता दिया है गेस, ठीक है, क्लासिफिकेशन मैंने बता दिया है। देखो सेकंड पैरा पढ़ रहा हूं। अंडर अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1, an individual is said to be resident in India in any previous year if he satisfies any one of the following condition। any one बोला है, any one of the following, that is basic condition है। बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन अगर सेटिस्फाई करेगा तो मान लेंगे कि वो रेसिडेंट है। ठीक है, अगर दोनों में से एक भी नहीं करेगा तो नॉट रेसिडेंट मान लेंगे, सीधा नॉट रेसिडेंट। हाँ, फर्स्ट, ही हैज बीन इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, जो मैं बोल रहा हूं ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ 182 डेज और मोर है। 182 डेज और मोर होना चाहिए। ये रूल है यार, रूल को रट्टा मारना पड़ेगा, पढ़ पढ़ के रट्टा मारना पड़ेगा। रट्टा इन द सेंस ये रूल को याद ही रखना पड़ेगा, यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है। ईटी वाले ने ऐसा बोल दिया भाई, रूल में एक्ट में ऐसा लिखा है कि भाई ये हमें चेक करना है तो यही करना है। यहाँ पे कोई अकाउंटेंसी जैसा लॉजिक नहीं होगा, यहाँ पे उन्होंने जो बोला है वो रूल हमें अप्लाई करना है, दैट्स इट। तो प्रीवियस ईयर में 182 डेज और मोर वो इंडिया में होना चाहिए, दैट्स इट। दूसरा, ही हैज बीन, अगर वो नहीं है और वो लिखा है, और का मतलब क्या, दोनों में से एक। He has been in India during the 4 year immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more and has been in India for at least 60 days in relevant previous year। बोल दिया मैंने, जो मैंने बताया था वही है कि भाई प्रीसीडिंग ईयर में 60 डेज और मोर होना चाहिए एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर पीपीवाई प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर के अंदर इन टोटल 365 डेज और मोर होना चाहिए। तो वो सेटिस्फाई, सेकंड बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, ओके। उन्होंने बोल दिया देखो, इफ एनी पर्सन डज नॉट सेटिस्फाई एनी वन ऑफ द अबव कंडीशन ही शैल बी कंसिडर्ड एज नॉट रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट कंसिडर होगा। बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की ना तो मतलब मान लेंगे कि वो नॉन रेसिडेंट है, उसको आगे कुछ देखना ही नहीं, उसके लिए खत्म हो गई बात। उसका रेसिडेंशियल स्टेटस ये थर्ड कैटेगरी में चला गया, वो ये थर्ड वाले में चला गया, उसको ज्यादा करने की कोई जरूरत नहीं। अब हम आगे बढ़ते, कुछ कुछ ऐसे कुछ कैटेगरीज ऐसी है, कुछ कैटेगरीज ऐसी है जहां पे हमें फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन ही सिर्फ लगानी, जहां पे मुझे फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन रेसिडेंट चेक करने के लिए सिर्फ फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन लगानी। कुछ कंडीशन ऐसी है जहां पे मुझे फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन ही लगानी, बहुत इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ। हाँ, तो वो कौन सी कंडीशन है? अगर कोई इंडियन सिटीजन है, हमारी मैं आप इंडियन सिटीजन माने जाते हैं बाय बर्थ, ठीक है। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडिया लीव कर रहा है, क्या बोल रहा हूं, इंडिया लीव कर रहा है फॉर क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, कोई इंडिया की शिप है जो फॉरेन जा रही हो, बट ऑब्वियस है ना, अगर कोई इंडिया का सिटीजन है जो इंडिया की शिप है जो इंडिया से बाहर काम के लिए जा रही है, वो क्रू मेंबर हो, वो बंदा शिप का क्रू मेंबर हो एंड वो इंडिया से बाहर जा रही है, तो एज अ क्रू मेंबर कोई इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर जा रहा हो, शिप का क्रू मेंबर है, तो उसके लिए रेसिडेंटशिप चेक करने के लिए बेसिक कंडीशन ये सेकंड अवेलेबल नहीं है, उसको सिर्फ फर्स्ट कंडीशन ही देखी जाएगी उसके लिए। अगर वो 182 डेज या मोर अगर इंडिया में होगा तो वो रेसिडेंट माना जाएगा, 182 डेज से लेस होगा दैट्स इट, उसको नॉन रेसिडेंट, उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन अवेलेबल ही नहीं है, उसमें नहीं देखने की। मतलब अगर कोई बंदा ऐसा है जो इंडियन सिटीजन है, जो क्रू का मेंबर है, इंडियन शिप कोई है जो फॉरेन जा रही है काम के पर्पस के लिए और वो क्रू का मेंबर है और वो इंडिया से बाहर जा रहा है, तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही देखी जाएगी, दूसरी नहीं देखी जाएगी। एंड दूसरा उसी के अंदर लिखा हुआ है कि वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए आउटसाइड इंडिया जा रहा है, तो भी फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही देखी जाएगी। मतलब दो लोग ऐसे हैं, अगर कोई, सिंपल बता देता हूँ, कोई इंडियन सिटीजन है, अगर वो एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है इंडिया से, क्या बोल रहा हूँ, अगर कोई इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए इंडिया छोड़ के बाहर जा रहा है तो बेसिक कंडीशन फर्स्ट वाली देखी जाएगी, उसकी रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए 182 डेज और मोर।
ठीक है। अगर कोई इंडियन सिटीजन है, एम्प्लॉय, क्रू मेंबर, एज अ क्रू मेंबर इंडिया से बाहर जा रहा है, इंडियन शिप, इंडिया की शिप है कोई, एज अ क्रू मेंबर जो शिप इंडिया से बाहर जा रही है काम के पर्पज के लिए, वो क्रू मेंबर है, तो फिर उसके लिए भी फर्स्ट ही बेसिक कंडीशन रहेगी। ठीक है। थर्ड, सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट की वजह से आपका पूरा जजमेंट चेंज हो सकता है। सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि इंडियन सिटीजन, सॉरी, सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है कि इंडियन सिटीजन और अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन who being outside India comes on a visit to India during a relevant previous year. However, such persons having total income other than income from foreign sources, that is income which accrues or arising exceeding 50 lakhs. देखो, ये इनकम टैक्स की लैंग्वेज ऐसी होती है, इसको मैं शॉर्ट लैंग्वेज में इजी बनाता हूं आपके लिए। अगर सबसे पहले मैंने क्या बोला था, इंडियन सिटीजन कोई क्रू मेंबर हो जो इंडिया से बाहर जा रहा है, 182 डेज और मोर लिखना है। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट कंडीशन, एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए बाहर जा रहा है, 182 डेज और। अगर कोई इंडियन सिटीजन है एंड पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, कोई इंडियन सिटीजन है जो बाहर रहता है, इंडिया से बाहर रहता है, अपन सब हम इंडियन सिटीजन है, ठीक है, अगर हम इंडिया से बाहर रहते हैं करंटली, तो हम इंडियन सिटीजन है ना, तो अगर इंडिया से बाहर रहते हैं और हम अगर इंडिया में आए विजिट करने के लिए, ठीक है, तो ये हमारे लिए फिर वो देखा जाता है। कोई इंडियन सिटीजन इंडिया से बाहर रहता हो और इंडिया में विजिट करने के लिए आ रहा है, या तो कोई ऐसा बंदा जो इंडिया का ओरिजिन में, इंडियन ओरिजिन मतलब क्या, अनडिवाइडेड इंडिया, 1947 से पहले जो अनडिवाइडेड इंडिया था ना, अनडिवाइडेड इंडिया में जिसमें पाकिस्तान भी था, जिसमें बांग्लादेश भी था, सब कुछ इंक्लूडेड था, तो अनडिवाइडेड इंडिया में कोई उसके पापा मम्मी नाना दादा दादी, ये पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडिया में थे, उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर इंडिया में थे और वो बाहर रहता है, वो यहाँ पे इंडिया में विजिट के लिए आया, ठीक है, तो हमें तो क्या, आपको तो सिर्फ इतना याद रखना है कि इंडियन सिटीजन या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन का बंदा जो बाहर रहता है इंडिया के बाहर, अगर वो इंडिया में विजिट करने के लिए आया, ठीक है, अगर वो इंडिया में विजिट करने के लिए आया और उसकी एनुअल इनकम, उसकी जो टोटल इनकम है प्रीवियस ईयर में, अदर देन इनकम फ्रॉम फॉरेन सोर्सेज, अगर वो इनकम लेस देन 15 लैक्स है, क्या बोल रहा हूं, अगर वो इनकम लेस देन 15 लैक्स है, तो सिर्फ आपको फर्स्ट कंडीशन ही देखनी है। अगेन क्या बोल रहा हूं, अगर कोई इंडियन सिटीजन है, अगर कोई इंडियन सिटीजन है और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु लिव्स आउटसाइड इंडिया, वो आउटसाइड इंडिया रहता है, वो इंडिया में विजिट करने के लिए आया, ठीक है, उसकी एग्रीगेट इनकम इन प्रीवियस ईयर में उसकी टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम का मतलब क्या, कि वो टोटल इनकम उसकी फॉरेन इनकम के अलावा, आपके लिए तो सिर्फ ये याद ही रखना कि इंडिया में उसकी इनकम कितनी है, इंडिया फॉरेन में कितना कमाया उससे वो नहीं देखना, इंडिया में कितना कमाया उसने, अगर उसकी टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख से कम है, तो फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखनी, क्या, फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखनी है। लेकिन अगर 15 लाख से ज्यादा उसकी इनकम हो गई, अगर उसकी इनकम 15 लाख से ज्यादा हो गई, तो फिर दोनों बेसिक कंडीशन देखी जाएगी, लेकिन फर्स्ट बेसिक कंडीशन जो है वो सेम रहेगी। सेकेंड बेसिक कंडीशन में ये जो 60 डेज जो है ना, 60 डेज उसकी जगह पे 120 डेज आ जाएगा, ठीक है। तो अब वापस बता देता हूं पूरा पूरा जो थर्ड पॉइंट था। देखो, सेकेंड पॉइंट में क्या था, द फॉलोइंग इंडिविजुअल, पहली कंडीशन ही लगेगी, पहली कंडीशन ही लगेगी, उसमें क्या था, सबसे पहला तो क्या था, इंडियन सिटीजन, याद रखना है, इंडियन सिटीजन या इंडियन जो इंडियन सिटीजन है इंडिया छोड़ के जा रहे हैं, दो पर्पस के लिए, या तो क्रू मेंबर हो या तो फिर एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए हो, सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन। दूसरा क्या था, इंडियन सिटीजन या इंडियन ओरिजिन, इंडिया से बाहर रहता है, इंडिया आ रहा है, उसकी टोटल इनकम, उसकी टोटल इनकम एक्सेप्ट फॉरेन इनकम, उसकी एग्रीगेट टोटल इनकम करो एक्सेप्ट फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम को हटा दो, अगर उसकी फॉरेन इनकम के अलावा कोई भी इनकम ऐसी है जो 15 लाख से 15 लाख या उससे कम है, नॉट एक्सीडिंग 15 लैक्स, 15 लाख या उससे कम है, तो फिर फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखी जाएगी उसके लिए, फिर उसके लिए सेकंड बेसिक कंडीशन है ही नहीं, अगर नहीं होगा तो नॉन रेसिडेंट, होगा तो रेसिडेंट माना जाएगा, वरना नहीं माना। अगर 15 लाख से ऊपर हो गई उसकी एग्रीगेट इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन इनकम, अगर उसकी इनकम 15 लाख से ऊपर चली गई, 15 लाख से ऊपर चली गई, तो उसके पास बेसिक कंडीशन दो है, उसके पास दो बेसिक कंडीशन है, वो याद रखना। फर्स्ट वाली बेसिक कंडीशन जो है वो यही है, 182 डेज और मोर, लेकिन सेकंड वाली बेसिक कंडीशन में जो 60 डेज और मोर वाला जो था ना, उसकी जगह पे 120 डेज और मोर आ जाएगा। मतलब प्रीवियस ईयर में हम जब 60 डेज देख रहे थे ना, अब हमें क्या देखना है, 120 डेज और मोर, एंड प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर जो 4 साल थे उसमें 365 डेज ही देखने हैं, ठीक है।
प्रीवियस ईयर में 120 डेज एंड प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर में इन टोटल 365 डेज और मोर हमें चेक करने हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक कंडीशन थी, कब लगेगी कैसे लगेगी। ठीक है, तो बेसिक कंडीशन आई गेस सो मैंने बता दिया। बेसिक कंडीशन इतना ही था, पढ़ लेते हैं वापस। देखो बहुत ही इजी है, ऐसा नहीं है, इतना हार्ड नहीं लगेगा। ये एक बार याद रह जाएगा ना तो इतना इजी लगेगा। हो गया, ऑलमोस्ट 70% चैप्टर डन हो गया है इसमें। पहली क्या थी, सबसे पहले पढ़ लेते हैं अंडर सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 क्या था। an individual is said to be resident in India in any previous year if he satisfy any one of the following condition, that is basic condition. First, he has been in India during the previous year for a total period of 180 days, 2 days or more, or he has been in India during the immediately preceding the previous year for a total period of 365 days or more, and he has been in India for at least 60 days in the relevant previous year. ये normal basic condition है। ये दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई हुई तो रेसिडेंट माना जाएगा, ये दोनों सेटिस्फाई नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट माना जाएगा। ठीक है, अगर पर ये स्पेशल केसेस के लिए फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही लगेगी। इंडियन सिटीजन क्रू मेंबर होगा अगर इंडिया से बाहर जा रहा है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन। इंडियन सिटीजन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जा रहा है, फर्स्ट बेसिक कंडीशन। इंडियन सिटीजन या ओरिजिन, इंडियन ओरिजिन है, बाहर रहता है, इंडिया में आया, अगर उसकी टोटल इनकम जो है, वापस पढ़ लेते हैं। इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, person of Indian origin who lives outside India comes on a visit to India during the relevant previous year. However, such person having total income other than income from foreign sources है, मैंने बताया foreign sources, exceeding 15 lakhs during the previous year, 15 लाख से ज्यादा होगी तो उसके लिए दो कंडीशन जो मैंने बताया वो लग जाएगी। The period of his stay during the relevant previous year amounts to 182 days or more, or he has been in India during the 4 year immediately preceding the previous year, or a total period of 365 days or more, and has been in India for at least 120 days in previous year. अगर 15 लाख से कम होगी, 15 लाख या उससे कम होगी ना, तो अगेन मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट बेसिक कंडीशन ही लगेगी। 15 लाख से ज्यादा होगी तो ही दो कंडीशन है, फर्स्ट वाली 182 डेज और मोर एंड सेकंड वाली 60 जी की जगह 120 लग जाएगा। डन। अब ये तो हमने डिसाइड किया कि बंदा रेसिडेंट है कि नहीं। अब एक नेक्स्ट स्टेप है, दैट इज एडिशनल कंडीशन। ये एडिशनल कंडीशन किसके लिए होता है, ये जो मैंने कैटेगराइज किया था ना ये वाला, कि रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं है वो चेक करने के लिए एडिशनल कंडीशन चेक करनी है। क्या करना पड़ता है, वो चेक करने के लिए एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ती है। अब हमने पहली बेसिक कंडीशन लगा के ये तो चेक कर लिया कि रेसिडेंट है कि नहीं। रेसिडेंट होगा, अगर दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई की तो ये फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में आ सकता है। ठीक है, अगर एक दोनों में से फर्स्ट बेसिक कंडीशन में से एक भी सेटिस्फाई नहीं की तो सीधा नॉन रेसिडेंट में चला। लेकिन रेसिडेंट अगर बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई की तो रेसिडेंट बन जाएगा। अब रेसिडेंट बन जाएगा तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा एडिशनल कंडीशन, क्या वो ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है, वो चेक करना पड़ेगा। अगर बंदा ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी करना है उसको, एडिशनल कंडीशन उसके लिए है, एडिशनल कंडीशन है उसके लिए। एडिशनल कंडीशन, अगर एडिशनल कंडीशन बोथ सेटिस्फाई कर लेता है, बोथ सेटिस्फाई, तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाएगा। अगर दोनों सेटिस्फाई कर ली तो ऑर्डिनरी रेसिडेंट, अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं की या दोनों सेटिस्फाई नहीं की तो सीधा नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सिंपल है, हमें इतना ही याद है। ठीक है, अब वो दोनों कंडीशन क्या है, ही मस्ट बी इन रेसिडेंट, और लॉजिकली बताता हूं क्या है। देखो सबसे पहला स्टेप क्या था, सबसे पहले मैंने बताया था स्टेप वाइज जाना, बेसिक कंडीशन अप्लाई करनी है। बेसिक कंडीशन क्या था, एनी वन ऑफ टू, दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दी बंदे ने तो हम ये मान लेंगे कि वो बंदा रेसिडेंट है। अब रेसिडेंट के बाद दो स्टेप है, या तो ऑर्डिनरी या तो नॉट ऑर्डिनरी। ठीक है, अब ऑर्डिनरी बनने के लिए सेटिस्फाई करनी पड़ेगी बोथ एडिशनल कंडीशन, दोनों एडिशनल कंडीशन को उसको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ऑर्डिनरी बनने के लिए दोनों एडिशनल कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। वो दोनों कंडीशन है क्या, फर्स्ट बहुत ही सिंपल है, रेसिडेंट फॉर 2 previous year in 10 preceding previous year, resident for 2 previous year in 10 preceding previous year।
मतलब क्या इसका मतलब क्या, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर सर, इसका मतलब क्या बताओ जरा। ठीक है बता देते हैं, देखो मैंने ऑलरेडी आपको एग्जांपल दिया था। हमारा करंट ईयर सपोज 1/4/2022 से लेके 31/3/2023 है। उससे पहले वाले 10 साल हमें कंसिडर कर, कौन से, उससे पहले वाले 10 ईयर्स मुझे कंसिडर करने हैं। उससे पहले वाले 1/4/2021, 31/3/2022, 1/4/20, 31/3/2021, 1/4/19, 31/3/2020, सॉरी। अब देखो, एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं सर इतने ज्यादा ईयर्स हमें कंसिडर करने पड़ेंगे, ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, इसी वजह से सारी चीज बतानी पड़ रही है ताकि आपको याद रह जाए ये कंडीशन। एडिशनल कंडीशन में क्या बोला है, रेसिडेंट फॉर 2 प्रीवियस ईयर इन 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। आपको क्या करना है, आपका जो भी प्रीवियस ईयर है, आपने पहले तो प्रीवियस ईयर में वो रेसिडेंट है कि नहीं वो चेक किया। ठीक है, रेसिडेंट है कि नहीं वो चेक करो, दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी ना तो ही ये एडिशनल कंडीशन चेक करनी है, वरना करनी नहीं है। अब वो एडिशनल कंडीशन है क्या, एडिशनल कंडीशन में उन्होंने ये बोला है कि भाई प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 साल को पकड़ो, प्रीवियस ईयर से पहले वाले 10 साल को पकड़ो, और वो जो 10 साल है आपके, वो जो आपके 10 साल है, वो 10 साल में एटलीस्ट 2 ईयर के लिए वो बंदा सेटिस रेसिडेंट होना चाहिए। वो बंदा क्या होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए। अब रेसिडेंट कैसे हम मानते हैं, रेसिडेंट हम कैसे मानते हैं, तो रेसिडेंट के लिए मैंने क्या बताया था, बेसिक कंडीशन देखी। मतलब क्या, प्रीवियस ईयर से पहले वाले साल पकड़ो, प्रीवियस ईयर से पहले वाला साल 1/4/2021 से लेके 31/3/2022, ये साल को इंडिविजुअली पकड़ो। ये साल में आपको ये अप्लाई करना है रेसिडेंट के लिए कि प्रीवियस ईयर में वो 182 डेज और मोर था, ये ईयर में, इस साल में आपको कंसिडर करना है, हर एक ईयर को इंडिविजुअली देखना है। मैं इस साल को इंडिविजुअली देखूंगा, क्या वो 182 डेज और मोर है, अगर है तो सेटिस्फाई हो गया, मतलब ये साल में वो रेसिडेंट है, तो इसमें आर लिख दूंगा कि हाँ भाई रेसिडेंट है। ठीक है, अगर नहीं होगा इसमें 182 डेज और मोर नहीं होगा, तो इंडिविजुअली यही साल में मैं दूसरी कंडीशन, बेसिक कंडीशन लगाऊंगा, 60 डेज और मोर एंड 365 डेज और मोर और प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। मतलब इसी साल में मैं क्या करूंगा, ये देखूंगा कि क्या 60 डेज से ज्यादा है, मोर, हाँ है, तो उसी साल में 60 डेज और मोर है, और उससे भी प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, ये मतलब ये 4 साल में, ये 4 साल में 365 डेज और मोर है, वो चेक करूंगा। मतलब हर एक साल में इंडिविजुअली मैं बेसिक कंडीशन दोनों अप्लाई करूंगा। 10 साल के अंदर अगर 2 साल भी रेसिडेंट हो गया चलेगा, दैट्स इट। मतलब सपोज आप प्रीवियस ईयर को, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 10 साल, 10 ईयर है, 10 साल है, इंडिविजुअली आपको बेसिक कंडीशन अप्लाई करते हुए जाना है, इंडिविजुअली आपको बेसिक कंडीशन अप्लाई करते हुए जाना है। वो बेसिक कंडीशन क्या है, वो 182 डेज और मोर एंड 60 डेज और मोर एंड 365 डेज, हर एक साल में इंडिविजुअली अप्लाई करते हुए जाना है। अगर रेसिडेंट हुआ तो यहाँ पे आर लिख देना। तो अगर 2 साल में रेसिडेंट आ गया तो फिर ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, वो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दैट्स इट। पर नहीं होता जाएगा, अगर नॉट रेसिडेंट होता जाएगा तो ऊपर जाते जाओ, 10 साल तक जाओ। अगर 10 साल के अंदर वो बंदा रेसिडेंट नहीं है, अगर 10 साल के अंदर वो 2 साल के लिए रेसिडेंट नहीं है, मतलब एक ही साल के लिए रेसिडेंट है, तो फिर वो एडिशनल कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं हुई, दैट्स इट। ठीक है, तो हमें इंडिविजुअली चेक करना। आई होप सो आपको समझ आया क्या करना है। प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर 10 साल कंसिडर करना है, इंडिविजुअली हमें एक एक साल को कंसिडर करना है। वो इंडिविजुअली हमें क्या करना है, 60 डे 182 डेज और मोर या 60 डेज और मोर एंड 365 डेज प्रीसीडिंग प्रीवियस, वो इंडिविजुअली एक एक साल को, हमने जो नॉर्मल बेसिक कंडीशन अप्लाई की ना, वो एक एक साल को अप्लाई करते हुए जाना। 2 साल में रेसिडेंट आया मतलब ये प्रोसेस को एंड कर देना, आपको समझ लेना है कि फर्स्ट वाली एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, फर्स्ट वाली एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई। एंड दूसरी कंडीशन है, मैंने बीच में एंड लिखा है, मतलब दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक हुई तो नहीं चलेगा, एक हुई तो नहीं चलेगा, दोनों ही होनी चाहिए। मतलब प्रीसीडिंग 10 प्रीवियस ईयर में 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए, एंड दूसरा है 730 डेज इन 7 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। आपको कुछ नहीं करना है, प्रीवियस ईयर से पहले वाले 7 साल पकड़ो,
1 2 3 4 5 6 7, ये 7 साल को पकड़ो। ये 7 साल में जितने दिन वो इंडिया में था उस दिन का टोटल करो। अगर 730 या उससे ज्यादा आया तो सेकेंड कंडीशन सेटिस्फाई, अगर 730 से कम आया तो फिर वो सेटिस्फाई नहीं। सिंपल है। तो ये दो एडिशनल कंडीशन है जो दोनों सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर दोनों सेटिस्फाई हुई तो हम मानेंगे कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है। अगर दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई या दोनों सेटिस्फाई नहीं हुई तो मान लेंगे हम कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है। सिंपल है। रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, सेकंड कैटेगरी में आ जाए। ठीक है, तो वापस बता देता हूं एडिशनल कंडीशन हम क्या करना है। सबसे पहले बेसिक कंडीशन है जो दो है, दोनों में से कोई भी एक अगर एनी वन सेटिस्फाई कर लेता है वो तो रेसिडेंट बन जाता है। रेसिडेंट बन जाता तो उसके अंदर ऑर्डिनरी या नॉट ऑर्डिनरी आता है। ऑर्डिनरी कब आएगा? सेटिस्फाइड बोथ एडिशनल कंडीशन। दोनों एडिशनल कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर लेगा तो मान लिया जाएगा कि वो कौन सा रेसिडेंट है, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता या दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, दैट्स इट, तो वो बंदा बन जाएगा रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं की ना तो रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में चला जाएगा। ठीक है, अब वो दोनों कंडीशन है क्या? आपको सिंपल करना है, प्रीवियस ईयर, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, 10 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर के अंदर 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब इंडिविजुअली सब, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ईयर दोनों बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक बेसिक कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, उसको रहना पड़ेगा, वो रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर है तो यस। दूसरी बेसिक कंडीशन क्या है? प्रीवियस ईयर के पहले वाले 7 साल पकड़ो, 730 डेज इन टोटल। अगर है 730 डेज या मोर है तो वो भी सेटिस्फाई। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी बनेगा। दोनों नहीं सेटिस्फाई, दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं हुई या दोनों सेटिस्फाई नहीं हुई, सीधा रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट में आ जाएगा। एंड पहले ही बताया था, अगर बेसिक कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हो रही है, नो, नॉन रेसिडेंट हो जाएगा। अगर दोनों बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता है तो डन है, आई गेस सो। इसके बाद में सारी चीज क्लियर हो जाएगी। पढ़ लेते हैं भाई, मैंने ऑलरेडी आपको रूल बता दिए हैं। देख लो, एडिशनल कंडीशन बोथ सेटिस्फाई, ऑर्डिनरी रेसिडेंट दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर एक भी सेटिस्फाई नहीं हुआ तो सीधा वो रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। सिंपल है। फर्स्ट, he is resident in at least 2 out of 10 previous year preceding the relevant previous year, PPY। ठीक है। एंड दूसरा है, एंड लिख देता हूं यहां पे, दूसरा, ही स्टे इन इंडिया फॉर द लास्ट 7 preceding the relevant previous year is 730 days और मोर। हो गया 730 डेज और मोर। डन है। तो आपकी प्रोसेस क्या होनी चाहिए, अगेन बता देता हूं। बेसिक कंडीशन, बेसिक कंडीशन के बाद बेसिक कंडीशन अप्लाई करना है। बेसिक कंडीशन में से कोई भी एक अप्लाई हो गया अगर, तो वो रेसिडेंट माना जाएगा। अगर दोनों दोनों में से कोई भी एक सेटिस्फाई नहीं हुआ, सीधा नॉट रेसिडेंट। रेसिडेंट बना तो रेसिडेंट के बाद ऑर्डिनरी है कि नहीं वो चेक करने के लिए एडिशनल चेक करना होता है। एडिशनल में दोनों ही सेटिस्फाई होनी चाहिए। दोनों सेटिस्फाई हो गई तो एडिशनल, दोनों में से एक भी सेटिस्फाई नहीं हुई या दोनों सेटिस्फाई नहीं तो रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। दोनों एडिशनल कंडीशन है क्या? प्रीसीडिंग प्रीवियस 10 ईयर्स पकड़ो, उसके अंदर 2 साल वो रेसिडेंट होना चाहिए। मतलब इंडिविजुअली हमें रेसिडेंट का बेसिक कंडीशन अप्लाई करनी है, सिंपल। एंड उसके बाद एंड बोला है, प्रीवियस प्रीसीडिंग प्रीवियस 7 ईयर्स कंसिडर करो, उसके अंदर कितने साल कितने दिन वो इंडिया में था टोटल करो, 730 या उससे ज्यादा है तो सेकंड बेसिक एडिशनल कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। डन है। प्रोसेस वाइज इतना ही है, दैट्स इट। ये चैप्टर डन हो गया, यहाँ पे खत्म हो गया, रूल्स खत्म हो गए, इससे ज्यादा रूल्स ही नहीं है। एंड एक छोटा सा है डीम्ड रेसिडेंट। अब ये डीम्ड रेसिडेंट है, अलग से उन्होंने सेक्शन लगा दिया है, बहुत ही सिंपल सा है, उसके उसके अंदर कुछ ज्यादा है नहीं। ठीक है। सपोज कोई इंडियन सिटीजन है, सपोज कोई इंडियन सिटीजन है, हम और आप ऑलरेडी कोई इंडियन सिटीजन है भाई, बाहर रहता है या यहाँ पे रहता है, जो उसकी टोटल इंडियन इंडियन इनकम, उसकी टोटल इनकम जो है अदर देन फॉरेन इनकम 15 लाख से ज्यादा है। क्या बोल रहा हूँ? अगर कोई इंडियन सिटीजन है, इंडियन सिटीजन जिसकी टोटल इनकम 15 लाख से ज्यादा है, ठीक है, 15 लाख से ज्यादा है, भले ही वो इंडिया में उसकी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, उसको चेक करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई इंडियन सिटीजन है जिसकी टोटल इनकम, टोटल इनकम बोल रहा हूँ, टोटल इनकम अदर देन फॉरेन इनकम, फॉरेन इनकम के अलावा टोटल इनकम उसकी 15 लाख से ऊपर जा रही है, एंड अगर इंडिया से बाहर, इंडिया से बाहर उसकी इनकम के ऊपर कहीं पे टैक्स लगा ही नहीं है,
कहीं पे टैक्स लगा ही नहीं है इंडिया के बाहर, उसकी इनकम के ऊपर कहीं पे टैक्स नहीं लगा है, कोई अनदर कंट्री में कोई टैक्स लिया नहीं गया है, अनदर कंट्री एज अ डोमिसाइल कंट्री, मतलब जहां पे वो, अब जहां पे उसका जन्म हुआ था शायद से, वो उसको भी, उसके ऊपर भी टैक्स नहीं लिया गया है, तो फिर ऐसा मान लिया जाएगा कि वो डीम्ड रेसिडेंट है, ऐसा मान लिया जाएगा कि वो इंडिया का रेसिडेंट है और उसके ऊपर टैक्सेशन किया जाएगा। ठीक है, ऐसा मान लिया जाएगा कि वो इंडिया का रेसिडेंट है। डीम्ड रेसिडेंट बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, डीम्ड रेसिडेंट। नॉर्मली इसको रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट की कैटेगरी में डालते हैं। ठीक है, क्या माना जाएगा मैं आपको बताता हूं। अगर कोई इंडियन रेसिडेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर उसकी इनकम अगर 15 लाख से ऊपर चली जाती है अदर देन फॉरेन सोर्सेज की इनकम, एंड किसी और जगह पे उसके ऊपर कोई टैक्सेशन किया नहीं गया है, तो फिर इन दैट सिनारियो वो बंदे को बाय नेचर हम मान लेंगे कि वो डीम्ड रेसिडेंट है, मान लेंगे कि इंडिया का रेसिडेंट है, सीधा ही मान लेंगे कि वो इंडिया का रेसिडेंट है, पर इंडियन सिटीजन होना चाहिए वो बंदा। ठीक है, अब पर ये वाली जो कैटेगरी में अगर हम किसी को फॉल करेंगे तो उसको बोलेंगे रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। हाँ, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दैट्स इट। इतनी ही थियरी है, ये आपको रूल एकदम रट्टा मार लेना है। रट्टा इन द सेंस मतलब एकदम प्रॉपरली परफेक्शन के साथ याद होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आपको याद रह गया तो आई एम डैम श्योर आपको ये समझ आए। ठीक है, 2-3 बार जस्ट में रीड कर लोगे ना तो भी आपको पूरा याद रह जाएगा। याद रह गया, खत्म, सिर्फ आपको अप्लाई ही करना है। और अगर अप्लाई करना आ गया तो आई एम डैम श्योर अबाउट इट कि आप अच्छे से ही लिखोगे और पूरा सम सही करके आओगे। ये तो मैंने रूल्स आपको याद करवाए, इसका इंट्रोडक्शन दिया है। रूल्स याद हो गए तो फिर जब मैं अप्लाई करने की कोशिश करूंगा, जब आपको मैं सम्स करवाऊंगा, तब आपको और इजी लगेगा ये चैप्टर। ठीक है, आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, आई होप सो। अगर आपको कोई डाउट्स है तो जरूर से मुझे पूछिए, कमेंट करो। इस चीज के बारे में अगर कोई डाउट आए तो जरूर से कमेंट करना, क्योंकि ये चीज थोड़ी इंफॉर्मेटिव है, आपके लिए नहीं है, अप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, आई विल रिप्लाई। जब मुझे टाइम मिलेगा, मैं लेक्चर से फ्री हो जाऊंगा, तुरंत आपको रिप्लाई करूंगा। इन माई बेस्ट पॉसिबल मैनर आई विल हेल्प यू। ठीक है, अगर वंस अगेन इट्स अ रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एज मच एज पॉसिबल। आपको भी मोटिवेशन चाहिए और मुझे भी मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप सपोर्टिंग वी। नेक्स्ट लेक्चर में हम सम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।